वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स के कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो फेमस एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं, जैसे कि CSIR, गेट, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में, और इन्हीं एग्जाम्स में UPPGT में, हायर के और PCS के एग्जाम्स इनके पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इस नाते हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स पर बनते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस वाज 2.66 × 10⁻⁻1 एंड 2.2 × 10⁻⁻1 at T = 120 and 360 केल्विन रिस्पेक्टिवली। द रेट कांस्टेंट एट 240 केल्विन आपको बताना है। इसका मतलब है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आपको दे दी गई है और एक तीसरे टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे केसेस में आप करेंगे क्या, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि जो आपका K1 और K2 है, ये एक्चुअली टेम्परेचर के साथ इसकी डिपेंडेंसी दिखा रही है। 2.66 × 10⁻⁻1 से बन रहा है 2.2 और टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है 120 से 360। अब आपको बताना है जब रेट कांस्टेंट 240 हो जाएगा तो कितना डिफरेंस आएगा। तो हम जनरली इसके हिसाब से बात करने वाले हैं। देखिए क्या बन जाएगा। अगर हमसे कोई कहता है इसे सॉल्व करिए तो मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ इस वाले को लेकर के इसके साथ। तो मान लीजिए पहले था कितना 240 पे आपको निकालना है और 360 पे वैल्यूज दे दी गई है, राइट। यहाँ पे इसकी वैल्यूज है 2.2 × 10⁻⁻1 और यहाँ पे इसकी वैल्यूज मान लेते हैं कि K2 है। तो फार्मूला क्या है कि K2/K1 इक्वल टू क्या होता है 2 के पावर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है 360 - 240 लगभग 80 आएगा। 80/10 हो जाएगा। तो 80/10 मतलब 8 हो जाएगा। 80/10 कितना हो जाएगा, आते हैं कि 2 के पावर 8 कितना बनेगा। 2 के पावर 8 जो वैल्यूज बनेगी हमारी, ये बन जाएगी लगभग 32 या 256 बन जाएगी। 2 के पावर 8 तो 2 × 2 × 2 2 6 4 8 16 32 64 और ये हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो K2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, K2 इक्वल टू हो गया हमारा K1 × 256। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप, K1 की वैल्यू निकालनी थी। तो K1 इक्वल टू चाहिए कितना, K1 इक्वल टू ये दिया गया था 360 पे। तो K1 इक्वल टू हो जाएगा K2/256। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.4 × 10⁻⁻2 इज द ए ऑप्शन। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा आसान है कंपैरेटिवली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया गया है 2A इक्वल टू बी A2 एंड A + B इक्वल टू बी C। अब आपको बताना है कि इसमें स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाना है और कौन सा आंसर इसका सही बनेगा, हमें ये देखना है एक्चुअली में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ट्रिक ये होता है कि आप सबसे पहले जो स्लो रिएक्शन उसके लिए आप रेट कांस्टेंट लिखिए, है ना। तो द ओवरऑल रेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ से जब रेट लिखेंगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K3 टाइम्स ऑफ A2 × C। अब मुझे अपने में C नहीं लाना है, ठीक है। तो C को एलिमिनेट करना है। तो C को एलिमिनेट करने के लिए फास्ट इक्विलिब्रियम में हम लगा देते हैं लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन, इस वाले में। तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा C/A × B। यहाँ से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पर है K इक्विलिब्रियम × AB। तो R इक्वल टू जो न्यू R आएगा हो जाएगा K3 × K इक्विलिब्रियम और जहाँ C है वहाँ हो जाएगा A2 के साथ A × B। ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप देख लीजिए
ए दो बार था ही, एक बार ए और आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब किस में है, ए में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन, वो है द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन वाज 0.1, 0.08 एंड 0.067 मोल पर लीटर आफ्टर इतना इतना एंड इतना और रेस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको बताना है। तो देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कंसंट्रेशन देख लेते हैं कितना है, पहले 0.1 है, फिर क्या हो गया 0.08 हो गया ये, फिर ये 0.067 हो गया। ठीक है, जब कंसंट्रेशन 0.1 है तो टाइम कितना है, 1 आवर का है। जब 0.08 है तो 0.067 है। जब 0.067 हो गया हमारा, सॉरी, तो ये हमारा हो गया 2 आवर और ये हो गया हमारा 3 आवर। तो ये जो डेटा दिया गया है टाइम का और कंसंट्रेशन का, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक ऐसे काइनेटिक्स की ओर इशारा करता है जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है। वो क्या होता है, वो होता है K इज इक्वल टू बी 1/T 1/A के पावर, ये जो बची हुई क्वांटिटी होती है 1 होती है, माइनस 1/A माइनस x रिमेनिंग क्वांटिटी होती है। अगर हम इसमें डेटा पुट करते जाएं तो जो वैल्यू जाती है वो कांस्टेंट आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि जो हमारा ऑर्डर है रिएक्शंस का वो सेकंड होगा। तो आंसर क्या बनेगा, इसका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एट एनी टेम्परेचर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन D and T आर ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, दैट इज द आइसोटोप्स ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि HCl प्लस F इक्वल टू HF प्लस Cl, DCl प्लस F इक्वल टू DF प्लस Cl, TCl प्लस F इक्वल टू TF प्लस Cl। अब आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा और कौन कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं जनरली उनमें मासेस का डिफरेंस होता है। तो H होता है 1H1, D होता है 1H2, T होता है 1H3। तो आपको पता है कि ये सबसे स्मॉल होगा और सबसे लाइट होगा, ये थोड़ा सा मीडियम होगा और ये क्या होगा, हैवी होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर किसी को रिप्लेस करना है तो जो हैवियर होगा उसको रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्लो होगा। तो सबसे स्लो होना चाहिए C और सबसे फास्ट क्या होना चाहिए, A। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, A। अगर इसमें स्लो पूछेगा तो C बन जाएगा और फास्ट पूछेगा तो A बन जाएगा। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलैक्सेशन मेथड ऑफ मेजरिंग रेट। ये बीएससी का क्वेश्चन है और बीएससी के क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आते हैं, चाहे गेट हो, चाहे नेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन हो। तो अगर आप देखेंगे कि अगर रिलैक्सेशन मेथड में देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग जनरली टेम्परेचर जंप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जंप एक्सपेरिमेंट। व्हेन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर डिस्टर्ब्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम कंडीशंस बाय आइदर द टेम्परेचर जंप और पीएच जंप। दो चीज़ें होती है, या तो टेम्परेचर जंप कर सकते हैं या पीएच जंप। देन मेजरमेंट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम्स लीड टू द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट। तो सिंपल सी बात रखिएगा, जब भी आपसे रिलैक्सेशन मेजरमेंट की बात आएगा तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी, एक टेम्परेचर जंप मेथड आएगा और एक पीएच जंप मेथड आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5, इसको 2-3 बार पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके पास है 6, द हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर हाफ लाइफ आपको लिखना है तो आपको याद कर लेना चाहिए, ड्राइव कर लो सिंपली। हम जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है जनरली, के आप कह सकते हैं k/t इक्वल टू एक्स होता है ना। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x इक्वल टू kt होता है, तो t निकालना है। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, x/k। तो जब t आपका t हाफ बनेगा फ्यूचर में, जब t हाफ बनेगा तो x क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, तो a/2k। तो a/2k अगर कहीं लिखा हो तो ये आंसर होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, a, है ना। तो 6 का आंसर क्या बनेगा, a। अब अगला क्वेश्चन आता है 7th। अच्छा क्वेश्चन है और दिखने में थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इतना टिपिकल ये है नहीं। कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैसियस एस्टेल्डिहाइड एट T केल्विन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक बात है। द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 400
Second, when the initial pressure is 250 torr, what will be the rate constant and half life respectively if the initial pressure of the acetaldehyde is 200 torr at the same temperature? ये वो क्वेश्चन है जो जेई मेन में पूछा गया, IIT जे में पूछा गया, CSIR JRF में भी पूछा गया है। अगर आपका पेपर टिपिकल बनाया गया तो ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस पूरे हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरी अच्छी तरीके से। ध्यान से देखिए, जब एसिटाल्डिहाइड की बात आएगी तो एसिटाल्डिहाइड क्या होता है हमारा, दैट इज CH3CHO। इसका जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो इससे प्रोडक्ट बन जाएगा, मान लीजिए रेट कांस्टेंट K है, तो जो रेट हो गया हमारा वो क्या हुआ, K टाइम्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO हो गया हमारा। और सेकेंड ऑर्डर है तो स्क्वायर लग जाएगा आपका इसमें। इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करें तो R इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स ऑफ P का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। अब आता है इंटीग्रल रेट लॉ क्या होगा, तो हम जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर का क्या होता है, K इंटू टी इक्वल टू 1 जो बची हुई प्रेशर है CH3CHO की माइनस 1 जो इनिशियल प्रेशर थी, है ना, P0 CH3CHO की। इसे सॉल्व करेंगे तो KT के बराबर ही आएगा। यहाँ से जो टी हाफ होता है इसका सेकेंड ऑर्डर का, वो क्या होता है, वो होता है 1 K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जगह आप क्या लिखेंगे, आप प्रेशर लिखेंगे इनिशियल CH3CHO। अब हमें देखते हैं कि T गिवन है, T कितना है, 400 सेकेंड दिया गया है, हाफ लाइफ में T दिया है 400 सेकेंड। तो जो 400 आपके पास है वो हो जाएगा K 1 K और प्रेशर है 250 टॉर यहाँ से, तो K निकल जाएगा। तो K की वैल्यू जो आएगी हमारी हो जाएगी 10⁻⁵। तो एक आंसर तो बन चुका, ये A और C गए, खत्म हो गए। जब K आपको दे दिया गया है ना, तो यहाँ से दोबारा से हम टी हाफ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टी हाफ हमारा हो जाएगा इस वाले पर, तो सिंपली 1/10⁻⁵ और प्रेशर दिया गया है इसका कितना है 200, तो ये आ जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। तो आंसर बनेगा इसका A। हालांकि ये क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप तैयार रखिए, एक पार्ट इसका पूछ लिया, अगर दोनों नहीं पूछा तो एक पार्ट पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। फॉर एन इंजाइम कैटालाइज रिएक्शन ए लाइन वेबर बर्ग प्लॉट गिव द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन है BSc 5th सेम का क्वेश्चन है। अब BSc 5th सेम के अलावा ये है MSc 3rd सेम का, तो दोनों ही सिलेबस में है। जो भी चीज़ें BSc के सिलेबस में पूछी जाएंगी गारंटेड, याद रखिएगा उनके पूछने, क्योंकि BSc का पढ़ के ही हम लोग यहाँ पर जाते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है, तो इसका मतलब माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को हमें एंजाइम कैटालिस्ट से याद करना होगा। हम जानते हैं कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या है, रेट इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट K2 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइड बाई माइकलिस कांस्टेंट Km प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट S0। ये होता है हमारा। इसी को हम एक नए फार्मूले में चेंज करते हैं जब हम क्या लिखते हैं, लाइन वेबर बर्ग प्लॉट। इसी को चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज होता है, 1/R इक्वल टू Km अपान K2 टाइम्स ऑफ E0, ये हो गया हमारा स्लोप, इंटू 1/S0 प्लस 1/K2 टाइम्स ऑफ E0। अब हमें इसने पूछा क्या है, स्लोप पूछा, यही है स्लोप, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट। लेकिन इसने पूछा व्हाट इज द कैटालिटिक इफिशियंसी ऑफ द रिएक्शंस। तो जो कैटालिटिक इफिशियंसी होती है उसे बहुत सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं। कैटालिटिक इफिशियंसी वो होती क्या है, वो होती K2/Km। सिंपल सी बात है, K2/Km को बोलते हैं कैटालिटिक इफिशियंसी। और ये निकलेगी कैसे, तो 1/Km/K2 इंटू E0/E0 कर सकते हैं ऐसे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सिंपली 1/ स्लोप हो गया और इंटू E0। अब स्लोप की वैल्यू दे दी गई है, कितनी है 1/40 इंटू E0 दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन, कितना है इनिशियल कंसंट्रेशन है आपका 2.5 इंटू 10⁻⁹, 2.5 इंटू 10⁻⁹। इससे सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻7। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, C इज द राइट आंसर, है ना। अब आता है अगला क्वेश्चन 9।
ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सेम कंपाउंड। कुछ आपके पास एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, सेम कंपाउंड है, तो वहाँ से हमें निकालना है। ऑल द मेजरमेंट आर मेड एट द सेम वेवलेंथ एंड द सेम टेम्परेचर। सोल्यूशन ए कहता है द ट्रांसमिटेंस ऑफ 0.1 मोल पर लीटर यूजिंग 1 सेंटीमीटर सेल इज 0.5। सोल्यूशन बी क्या है, द ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है 0.5 मोल पर लीटर इज मेजर्ड यूजिंग 1 मिलीमीटर सेल। एंड सी क्या है, द ट्रांसमिटेंस ऑफ दिस सोल्यूशन इज 0.1। द ऑप्टिकल डेंसिटी आपको बतानी है, क्या बतानी है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हम लोग यहाँ पे याद करेंगे इसको बियर लैम्बर्ट लॉ को। इसमें क्या कहा जाता था कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो हमारी होती है, ओडी जो होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, वो क्या होती है एक्चुअली में, वो हो जाएगी आपकी सिंपली एब्जॉर्बेंस के बराबर। किसके, एब्जॉर्बेंस के बराबर। और ये होता है कितना, log 1 बाई ट्रांसमिटेंस होता है, और ये हो जाता है आपका एप्सिलॉन कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। यहाँ से अगर हम कंपेयर करके देखें तो ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा सी की मिलेगी, फिर ए की मिलेगी और फिर बी की मिलेगी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके फार्मूला पूछा गया है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन पीजीटी में बार बार यही फार्मूला ही पूछा जाता है, बस कहीं टी को ऊपर कर देगा और कहीं पे टी को नीचे कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर अ रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के एट 27 डिग्री वाज फाउंड टू बी इतना। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको बतानी है जी टी का। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या, अर्हीनियस इक्वेशन। के इज इक्वल टू भी क्या होता है, ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपान आर इंटू टी। अगर हम इसमें सारे डेटा को पुट कर दें तो ई ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 आर टी। कितना आएगा, 50 आर टी। वैल्यू सॉल्व कर लीजिए तो आएगा 124710। कोई ऑप्शन है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आपके पास आएगा आंसर बन जाएगा डी के आसपास, है ना, जूल पर मोल में सॉल्व करेंगे तो 124710 के आसपास। तो इसका आंसर बनेगा डी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 11th। द रेट लॉ ऑफ द फॉर वन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द पायरोलिसिस ऑफ CH3CHO एट इतना एंड 1 बार इज। ये रेट लॉ दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, गेट में बार बार आते हैं, और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीजीटी में भी आया ऐसा क्वेश्चन। तो अब आप देखिए, हर एग्जाम्स का फेवरेट है। अब इसको लगाना आप लोग सीख जाइए, कैसे करेंगे उसको मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। जो के ओवरऑल है उसको देखते हैं। जो के ओवरऑल है वो कितना है इसका, वो है K2 टाइम्स ऑफ K1 अपान 2K1, K1 अपान 2K1, है ना। ये ओवरऑल है आपका, क्योंकि K1 ना होकर के यहाँ पर है K4। एक्चुअली में क्या है, K4 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 की बात हो रही है। तो K4 है, और इसके पावर कितना हो गया, 1/2। अगर K ओवरऑल इतना है तो log K ओवरऑल कितना आएगा, log K ओवरऑल कितना आएगा, ये हो जाएगा सिंपली log निकालना तो आप जानते ही हैं। तो कितना हो जाएगा, log K2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ log K, और माइनस क्या हो जाएगा, log K4। ऐसा बनेगा, माइनस log K4 हो जाएगा, और ठीक है 1/2 भी यहाँ लग जाए, क्योंकि log 2 की वैल्यू हम इग्नोर भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो EA ओवरऑल होगा वो क्या होगा, EA ओवरऑल, ये क्या होता है सिंपली, ये प्रपोर्शनल होता है इसके। तो log K2 है तो EA2 हो जाएगा सिंपली, प्लस क्या हो जाएगा, हाफ EA1 हो जाएगा, ये K1 है ना, हाफ EA1 हो जाएगा, और माइनस EA4। ये बस ऐसा करना है, आप इसको लॉग करके जो वैल्यू जाती है वहाँ पर EA को लगते हुए चले जाइए। तो आंसर क्या बनेगा इसका, एक्चुअली में इसका आंसर बनेगा C इज़ द राइट आंसर। अब एक अगला क्वेश्चन है माइकलिस मेंशन का। ये देखिए GIC PGT में लास्ट ईयर पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम काइनेटिक्स द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इज द वैल्यूज ऑफ K3 एंड K रेस्पेक्टिवली आर। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सिंपली माइकलिस मेंटन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। उसमें आप सारे डेटा को पुट कर दीजिए, वो क्या आएगा, न्यू अपान E0 इंटू S, ये है एंजाइम और ये सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन, इक्वल टू K3 अपान Km,
माइनस वेलोसिटी अपॉन ई नॉट इंटू के एम। इसमें सारे डेटा को आप पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो K3 की वैल्यू निकालनी है, तो K3 कितना आएगा 1.4 इंटू 10⁸। हालांकि इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें तो सिंपली फार्मूला बनाने के लिए आएगा बस। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन ऑफ द एजम्पशंस मेड इन द कन्वेंशनल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी इज। 13 में क्या कहता है वो कि इक्विलिब्रियम इज मेंटेन बिटवीन द रिएक्टेंट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड द प्रोडक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा 13 का, वो बनेगा कि इक्विलिब्रियम इज मेंटेन बिटवीन रिएक्टेंट एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये होता है, ऐसा होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो इक्विलिब्रियम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है, ठीक है, ऐसे, और बाद में ये इरिवर्सिबल होकर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यही है इसका थियरी। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी, ए बनेगा। तो ये बहुत आसान है, बीएससी में भी है और एमएससी में भी है, इस नाते इसके पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगला है कि द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोजन N2H4 एंड KiO3 प्रोसीड इन ए मिक्सचर ऑफ H2O एंड CCl4 एज फॉलो। हाइड्रोजन का रिएक्शन हम KiO3 के साथ करते हैं प्लस 2 HCl के साथ, इक्वल टू क्या मिला आपका N2 प्लस KCl प्लस ICl प्लस 3H2। द एंड पॉइंट फॉर द, चूंकि टाइट्रेशन 11th क्लास में भी है, इस नाते इसके पूछने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेड कलर ड्यू टू द I2 इन CCl4। सिंपल सी बात है ना, जो आयोडीन का CCl4 के साथ लेयर होती है वो रेड ब्राउन कलर का बन जाएगा, तो उसी से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी। अगला क्वेश्चन है, ये कार्बन डेटिंग का है, 12th का क्वेश्चन है। द कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ एन ओल्ड वुड सैंपल इज फाउंड टू बी 14.2 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। कैलकुलेट एज ऑफ ओल्ड वुड सैंपल इफ फॉर ए फ्रेश वुड सैंपल कार्बन 14 एक्टिविटी इज 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। टी हाफ दे दिया गया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर चाहें तो, है ना, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू सिंपली ऐसे कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को जब करना हो कैसे करेंगे, ये होता है टी इज इक्वल टू होता है 1/k और यहाँ होता है इंटू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन द एक्टिविटी ऑफ ओल्ड सैंपल इज फाउंड टू बी 14.2। तो एज ऑफ इसकी एक्टिविटी शुरुआत में 15.3 थी, बाद में कितनी होगी 14.2। और k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो k इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करिए तो t की वैल्यू सॉल्व करके जो आएगी वो बन जाएगी आपकी 617 ईयर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, ये जेवलॉन्स्की डायग्राम का क्वेश्चन है कि फास्फोरसीन किससे रिप्रेजेंट होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो 16 आपका है, तो इसमें क्या होगा, ट्रिपलेट से जाएगा सिंगलेट स्टेट के और प्लस उससे कुछ फोटान एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा, इसका ए बनेगा, है ना। होता कैसे, कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास ये स्टेट है कोई S0, ठीक है, और S0 से ये S1 स्टेट है और ये आपके पास है T1 स्टेट। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ये जाता है S1 से T1 में और फिर T1 से आता कहाँ पर, S0 में, और डायरेक्ट S1 से भी S0 में आता है, ठीक है। तो जब वो T1 से S0 में आता है तो इसी को तो फास्फोरसीन कहते हैं, इसके बदले मुझे कुछ फोटान ही दे देता है। तो T1 जब जाता है किसमें, S0 में, और H एलिमिनेट करता है, तो इसी को हम बोलते हैं फास्फोरसीन। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अगला है यूजिंग क्यूबेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पाथ लेंथ ए 10⁻⁴ मोलर सोल्यूशन ऑफ ए क्रोमोफोर सो 50% ट्रांसमिटेंस। ये आपके एमएससी सेकंड सेम के प्रैक्टिकल में भी और थर्ड सेम के प्रैक्टिकल में भी है। द मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द क्रोमोफोर एट दिस वेवलेंथ इज, ये हमें निकालना है। तो हम इसको निकालेंगे सिंपली कैसे, हम लोग जानते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2 माइनस log 10 एंड परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ऐसा होता है जी। वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस log 10 और t की वैल्यू कितनी है 50% है, और a इक्वल टू और क्या होता है एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ c टाइम्स ऑफ l, है ना। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इन चीज़ों को तो हो जाएगा हमारा ये 0.301 इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू 10⁻⁴ इंटू लेंथ है 0.5। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी
6020 पर मोल पर सेंटीमीटर। तो 602 आंसर क्या बनेगा डी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया तो। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इज जनरलाइज टू द क्वार्टर लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ जनरलाइज फॉर द क्वार्टर ऑफ लाइफ, तो जहाँ 2 है वहाँ 4 हो जाएगा। जब क्वार्टर में चेंज करना, देखिए जनरल टी हाफ का जो फार्मूला होता है 2 के पावर n -1 -1 अपान k इंटू n -1 इंटू a के पावर -n-1। जब T4 लेते हैं तो 2 की जगह पे 4 ले लेते हैं, तो 2 की जगह 4 लीजिए, तो B इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन A + BC = AB + C इज E0 इन द गैस फेज इफ द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन ए कन्फाइंड वॉल्यूम ऑफ लैम्डा क्यूब द एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू। क्वेश्चन नंबर 19। अब इसका क्वेश्चन बताना है, स्मॉलर द वॉल्यूम ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ कोलिजन प्रोबेबिलिटी एंड सो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन विल डिक्रीजेज। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डिक्रीज विद डिक्रीजिंग लैम्डा, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लैंगमूर हिंसवुड का, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। ऐसे ही क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में और इसके जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके यूपीपीजीटी में पूछे जाते हैं। थैंक यू।